हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्कूल आंसर पर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 किशोर अवस्था की ओर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका कंप्लीट डिस्कस हम आज के सेशन में करने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके लिए जो उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स है वो हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जीवन की जिसमें जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन या हम कह सकते हैं कि किशोरों में प्रजनन या परिपक्वता आती है। वह कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। अब बात करें कि यह कौन से टाइम पीरियड में आती है, तो किशोर अवस्था के जो टाइम पीरियड है वो है 11 वर्ष से 19 वर्ष की अवधि होती है किशोर अवस्था की। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव क्या है और इसका वर्णन कीजिए। अगर हम बात करें ऋतुस्राव की तो स्त्रियों में जब यौवन आरंभ होता है उस यौवन आरंभ के समय उनके जो अंडाणु है वो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और यह हर 28 से 30 दिनों में एक बार अंडाशय द्वारा जारी किया जाता है। यदि इस अंडे को अगर शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं किया जाता है तो उसी कंडीशन में शरीर से यह गर्भाशय के एक मोटी परत के साथ बाहर निकल जाता है। इससे जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में मासिक रक्तस्राव होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव और रजोधर्म। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि यौवन आरंभ के समय शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं महिला और पुरुष में उनकी आपको सूची बनानी है। तो यौवन आरंभ के समय क्या होता है? लंबाई है उसमें परिवर्तन या वृद्धि होती है, जनन अंगों का विकास होता है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, मानसिक बौद्धिक परिपक्वता है वो भी प्राप्त होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी है जो यौवन आरंभ के समय हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन है वो आपको दर्शाए गए और उनको आपको मिलाना है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? वृद्धि हार्मोन, हम कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन से वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा। एड्रिनलिन हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह कहाँ से स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अंडाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है और उनके कार्य हैं वो आपको बताने हैं। बात करते हैं कि लिंग हार्मोन क्या है। तो लिंग हार्मोन है वे सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों के निर्माण में सहायता करते हैं और नियंत्रण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिंग हार्मोन। सिंपली हम कह सकते हैं कि लिंग हार्मोन सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों को कहते हैं। इनका नाम सेकेंडरी लैंगिक लक्षण इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यौन गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और पुरुषों और महिलाओं को अलग करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये पुरुष और महिलाओं में अलग अलग स्रावित होते हैं। पुरुषों में अलग स्रावित होते हैं और महिलाओं में लिंग हार्मोन्स अलग प्रकार के होते हैं। अब लिंग हार्मोन के जो कार्य हैं वो नीचे अलग से दिए गए हैं। कौन से हैं? पुरुष लिंग हार्मोन। तो पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष लिंग हार्मोन है। यह टेस्टिस या हम कह सकते हैं वृषण द्वारा स्रावित होता है। और लड़कों के माध्यमिक जो यौन चरित्र में परिवर्तन का कारण भी यही हार्मोन बनता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही चेहरे पर बाल आना, जैसे मूछ दाढ़ी आदि का पड़ना, यह सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। और यह शुक्राणु जनन को भी उत्तेजित करता है। ये सभी कार्य किस हार्मोन्स के हैं? पुरुषों का जो लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये उसी के कार्य हैं। अब बात करते हैं महिला लिंग हार्मोन। तो महिला में जो लिंग हार्मोन है उसका नाम है एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन है वो महिला का लिंग हार्मोन है और यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है और महिलाओं में सेकेंडरी यौन लक्षण जैसे कि स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति या इनका विकास होना आदि को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। और यह गर्भावस्था को भी बनाए रखता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन है वही महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो ये कौन से हैं? महिला और पुरुष में लिंग हार्मोन है उनके कार्य हो गए। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको कहा है कि किशोरों में सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि मतलब आपको पूछा गया है कि किशोरों को जो खान पान है उसके बारे में भी हमेशा सचेत रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, या शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए भी उचित आहार की आवश्यकता होती है, या किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, या किशोर में स्वाद कलिकाएं हैं वो भली भांति विकसित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि किशोर को सचेत इसलिए रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि यह शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसीलिए किशोरों को क्या खा रहे हैं उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, ऑप्शन ए है कि ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, ऑप्शन बी है जब स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन सी है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या ऑप्शन डी है शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो स्त्री में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनमें ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आहार है वो किशोरों के लिए सर्वोचित, मतलब सभी में उचित है? ऑप्शन ए है चिप्स, नूडल्स, कोक। तो हम कहेंगे ये आहार उचित नहीं है। ऑप्शन बी है रोटी, दाल, सब्जियां। ऑप्शन सी है चावल, नूडल्स और बर्गर। ऑप्शन डी है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका जो रोटी, दाल और सब्जियां हैं वो आहार किशोरों के लिए इन सभी में उचित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोटी, दाल और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखनी है? एडम सेपल। अगर हम बात करें एडम सेपल की, तो जब यौवन अवस्था शुरू होती है तो जो महिला और पुरुषों में जो स्वर यंत्र या हम कह सकते हैं जो लेरिंग्स है उसमें वृद्धि का होना प्रारंभ हो जाता है। अब बात करें कि लड़कों का जो स्वर यंत्र है वो विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो सक जाता है, जिसके कारण लड़कों में बढ़ता हुआ जो ये स्वर यंत्र है वो गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं? एडम सेपल, या हम कह सकते हैं ये कंठमणि। नेक्स्ट है गौण लैंगिक लक्षण, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी लक्षण। अगर हम बात करें युवा अवस्था की, युवा अवस्था में लड़कियों में जो है स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरों पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ है वो आने लगती है। ये क्या दर्शाते हैं? ये सेकेंडरी लैंगिक लक्षण है वो या गौण लैंगिक लक्षण इनको दर्शाते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इसीलिए हम कह सकते हैं इनको क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीनों पर बाल आ जाते हैं, लड़कों व लड़कियों के में ही बगल या हम कह सकते हैं जांघ के ऊपरी भाग या प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ये सभी किसको दर्शाते हैं? सेकेंडरी लैंगिक लक्षणों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था में शिशु में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? हम सभी जानते हैं सभी मनुष्यों में जो कोशिकाएं हैं उनके केंद्रक में 23 पेयर है वो गुणसूत्र के पाए जाते हैं। अब बात करें 23 पेयर है उनमें जो 22 गुणसूत्र है वो तो समजात गुणसूत्र मतलब सभी में सेम टाइप के होते हैं, जबकि जो 2301 पेयर होता है वो सभी में उसी के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करें जो 2 लिंग गुणसूत्र है वो कौन से हैं? वो अक्ष, जिन्हें एक्स व वाई गुणसूत्र कहते हैं। अगर हम बात करेंगे स्त्री में दोनों ये कौन से होते हैं? अक्ष गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में ये जो लास्ट वाला 23rd पेयर है उसमें एक है वो अक्ष गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। अब हम बात करें कि जब अंडाणु या शुक्राणु युग्मक में गुणसूत्र है उसका एक जोड़ा होता है। अब अनिश्चित जो अंडाणु है उसमें सदा ही एक अक्ष गुणसूत्र होता है। अगर उस अक्ष गुणसूत्र का मिलन होता है तो उससे हम कह सकते हैं कि
जो आपका शिशु है वो फीमेल होगा। अगर X गुणसूत्र के साथ Y गुणसूत्र का मिलन होता है तो हम कह सकते हैं जो शिशु है वो मेल होगा। अब हम बात करते हैं कि परंतु हम जानते हैं कि शुक्राणु है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार में तो X गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं तो युग्मनज में दो X गुणसूत्र होंगे तथा जो शिशु है वो लड़की पैदा होगी। यदि X गुणसूत्र के साथ Y शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो जो शिशु है वो क्या होगा, लड़का होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।